अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज़ लॉजिक प्रोग्रामिंग। इसमें हम मज़ीद इससे जुड़े और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिसमें रेजोल्यूशन, यूनिफिकेशन, ऑन क्लॉज लॉजिक, प्रोलॉग एंड प्रोलॉग प्रोग्रामिंग आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। लॉजिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? यानी प्रोग्राम रिटन इन अ लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ सेंटेंसेस इन लॉजिकल फॉर्म एक्सप्रेसिंग फैक्ट्स एंड रूल्स अबाउट सम प्रॉब्लम डोमेन। सबसे पहले तो इसमें ये चीज़ एक याद रखने वाली है, यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फॉर्मल लैंग्वेजेस पर बेस्ड होती है लॉजिक प्रोग्रामिंग। और ये ये ऐसा प्रोग्राम है या कोई ऐसा प्रोग्राम जो लॉजिक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में लिखा गया है। लॉजिक प्रोग्रामिंग की डिफरेंट लैंग्वेज होती है, मैं आगे बताता हूँ। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है वो ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें कुछ सेंटेंसेस होंगे जो कि लॉजिकल फॉर्म में होंगे और कुछ फैक्ट्स और रूल्स को एक्सप्रेस किया जाएगा और उन फैक्ट्स और रूल्स के ज़रिए कोई प्रॉब्लम डोमेन जो है वो सॉल्व की जाएगी। मेजरली जो लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो है, सबसे पहले उसमें प्रोलॉग है, एएसपी है, आंसर सेट प्रोग्रामिंग, डाटा लॉग है। इन ऑल दीज लैंग्वेजेस रूल्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्लॉजेस। इन सब लैंग्वेजेस में रूल्स जो है वो क्लॉजेस की फॉर्म में लिखे जाते हैं। किस तरह से? जिसमें आपके सामने नीचे एक क्लॉज लिखा हुआ, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसको हम डेक्लरेटिव रीड करते हैं, एच इफ B1 and so on to Bn. H is called head of the rule and B1 to Bn is the body। यानी हम एक रूल बनाते हैं, उस रूल का एक हेड रखते हैं, कोई भी वेरिएबल कह लें, कोई कांस्टेंट कह लें, और उसके अंदर जो है सारी उसकी बॉडी रखते हैं जो उस रूल के कह लें आप सारे एक्सप्रेशन होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं। लॉजिक प्रोग्रामिंग इज़ वाइडली यूज्ड इन पार्सिंग बोथ इन नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लॉजिक प्रोग्रामिंग को हम पार्सिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जो लैंग्वेज पढ़ेंगे वो है प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोलॉग लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय लॉजिक प्रोग्रामिंग रिसर्च। इट इज़ अ डेक्लेरेटिव लैंग्वेज। ये एक डेक्लेरेटिव लैंग्वेज है। किस तरह से? प्रोलॉग इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप भी इन्वॉल्व होता है। अ प्रोलॉग प्रोग्राम कैन आल्सो बी सीन एज अ रिलेशनल डेटाबेस कंटेनिंग रूल्स एज वेल एज फैक्ट्स। प्रोलॉग प्रोग्राम को हम इस तरह भी कह सकते हैं जैसे एक रिलेशनल डेटाबेस होती है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं और कुछ फैक्ट्स होते हैं, तो ये भी उसी तरह से वर्किंग करती है। इन ऑर्डर टू कम अप विद अ क्यूरी और एंड गोल, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिटन इन prologue will analyze the relationship between a fact, a statement that is true, and a rule which is a conditional statement। प्रोलॉग हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसकी एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम प्रोलॉग में जो लिखा गया है, इसमें क्यूरीज भी यूज़ होती हैं, कुछ एंड गोल्स यूज़ होते हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स, एक स्टेटमेंट जो कि ट्रू होती है, एक रूल, इन सबको मिलाकर एक कंडीशनल स्टेटमेंट बनती है और इन सबका आपस में जो रिलेशनशिप बनता है, इस चीज़ को जो है प्रोलॉग एनालाइज करता है। फॉर्मुलेशन और कंप्यूटेशन इज कैरिड आउट बाय रनिंग अ क्यूरी ओवर दीज रिलेशंस। इन रिलेशंस की आउटपुट अगर हमें देखनी हो तो इन आउटपुट पे हम क्यूरीज लगाते हैं। जिस तरह डेटाबेस में क्यूरीज लगती है, इस तरह से इसमें इन स्टेटमेंट्स पर भी क्यूरीज लगती हैं और फिर हमें इन स्टेटमेंट की आउटपुट मिलती है। दिस लैंग्वेज वॉज डिवेलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड in Marseille, France in 1972 by Alain with Philippe Rossel based on Robert procedural interpretation of horn losses। इस जगह पर, इस डेट पर जो है ये लैंग्वेज बनाई गई थी। हॉर्न लॉसेस क्या होते हैं आगे पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। अच्छा, प्रोलॉग का सिंटेक्स और बेसिक फील्ड्स क्या होती हैं? इन प्रोलॉग में डिक्लेयर सम फैक्ट्स। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोलॉग में फैक्ट्स डिक्लेयर होते हैं, हम फैक्ट्स और रूल्स बनाते हैं। दीज फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द नॉलेज बेस ऑफ द सिस्टम। इन फैक्ट्स पर पूरे सिस्टम का नॉलेज बेस बनता है। यानी कि नॉलेज बेस आप यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसी फाइल बन गई सिस्टम की जिसमें कुछ डाटा पड़ा हुआ है और उस डाटा पे जब हम कोई प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन लगाएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगी। तो वी कैन क्यूरी अगेंस्ट द नॉलेज बेस। उस नॉलेज बेस पे जैसे मैंने अभी बताया कि हम इंस्ट्रक्शन लगाएंगे तो आउटपुट मिलेगी। हम इस प्रोलॉग की लैंग्वेज में हम इस पर क्यूरी लगाएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगी।
We get output as affirmative if our query is already in the knowledge base or it is implied by knowledge base, otherwise we get output as negative. हमें हमारी आउटपुट पॉजिटिव या अफर्मेटिव तभी मिलेगी किसी भी क्यूरी के लिए अगर तो वो लगी हुई क्यूरी उस नॉलेज बेस में एग्जिस्ट करती है, यानी कि उसका जो आंसर है या उसकी स्टेटमेंट्स हैं उससे रिलेटेड नॉलेज बेस के अंदर पड़ी हुई हैं, तो आपकी आउटपुट पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज नेगेटिव आएगी। नेगेटिव से मुराद ये है कि येस और नो। आपके पास इसमें पॉजिटिव का मतलब ये है कि आउटपुट येस आएगी। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि आई एम अ बॉय, तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आउटपुट येस है, इसको अफर्मेटिव आउटपुट हम बोलेंगे। अगर हम कहेंगे कि जी आई एम अ बॉय स्टेटमेंट अगर ये गलत है, फॉल्स है, तो इसकी आउटपुट नो होगी, तो ये नो जो है वो नेगेटिव आउटपुट है। प्लस माइनस का इसमें चक्कर नहीं। सो नॉलेज बेस कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू डेटाबेस अगेंस्ट विच वी कैन क्यूरी। So knowledge base can be considered similar to database against which we can query। ये स्टेटमेंट जो है पॉइंट टू बी नोटेड है कि जिस तरह हम डेटाबेस पर क्यूरी लगाते हैं और वो क्यूरी तभी हमें पॉजिटिव आउटपुट देती है जब हमें वहाँ पर क्यूरी से रिलेटेड डाटा हमारे पास मौजूद होता है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही। प्रोलॉग फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन डेफिनेट पैटर्न। प्रोलॉग फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन डेफिनेट पैटर्न। वो पैटर्न्स क्या होते हैं हम आगे जाकर करते हैं डिस्कस। फैक्ट्स कंटेन एंटिटीज एंड देयर रिलेशन। एंटिटीज आर रिटन विद इन द पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय कॉमा। फैक्ट्स में कुछ एंटिटीज होती हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनके दरम्यान में रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, कॉमा के साथ सेपरेट करके। किस तरह लिखते हैं आगे एग्जांपल आएगी। देयर रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड एट द स्टार्ट एंड आउटसाइड द पैरेंथेसिस। इसका रिलेशन जो है वो शुरू में पैरेंथेसिस से के बाहर जो है वो लिखा जाता है और अंदर जो है उसकी एंटिटीज होती हैं। एवरी फैक्टर रूल एंड्स विद हर फैक्ट या रूल डॉट पे ख़त्म होता है। सो टिपिकल प्रोलॉग फैक्ट गोज एज फॉलोज। ये हमारे पास जो है एक टिपिकल प्रोलॉग फैक्ट है जिसमें एक हमारे पास जो है फॉर्मेट ऊपर से सबसे पहले बताया है कि इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है। लिखने का फॉर्मेट ये कि सबसे पहले हम लिखेंगे रिलेशन, जो हमारा एक्चुअल रिलेशन है, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम वो एंटिटीज़ लिखेंगे जिन एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप है, और उन एंटिटीज़ को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। एग्जांपल देख लें जी। रिलेशन हमारा है फ्रेंड्स और एंटिटीज़ है हमारी राजू और महेश। तो ये दो नेम है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो नेम्स हैं इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है? फ्रेंड्स का। इसी तरह सोनू इज़ अ सिंगर एंड 5 इज़ एन ऑड नंबर। उसकी एक्सप्लेनेशन यही नीचे लिखी हुई है, सेम ऐसे ही। कुछ की फीचर्स हैं इसमें। यूनिफिकेशन। द बेसिक आइडिया इज कैन द गिवन टर्म्स बी मेड टू रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रक्चर। Backtracking. When a task fails, prolog traces, backtracks and tries to satisfy previous task. Recursion is the basics for any research in program। ये कुछ की फीचर हैं जो इनमें यूज़ होते हैं। बैक ट्रैकिंग का हमें पता है, रिकर्जन का भी पता है। यूनिफिकेशन क्या होती है वो आगे जाके हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, जो क्यूरीज हम इस पर लगा सकते हैं उसकी टाइप दो तरह की क्यूरीज हैं, ग्राउंड क्यूरी और नॉन ग्राउंड क्यूरी। ग्राउंड क्यूरी वो होगी जो आपको आंसर येस या नो की फॉर्म में देगी, और नॉन ग्राउंड वो होगी जिसमें वेरिएबल जो है वो आर्गुमेंट के तौर पे एक वेरिएबल लाजमी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे वाली एग्जांपल ही हमने ली, उसी पर क्यूरी लगाई है। क्यूरी हम ये लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का साइन है, हाइफन है, और उसके बाद हम लिखेंगे रिलेशन और फिर एंटिटी पैरेंथेसिस में। तो इसके आउटपुट हमें येस मिली। क्यों? क्योंकि पीछे नॉलेज बेस के अंदर मेरे पास ये फैक्ट मौजूद था कि सोनू इज़ अ सिंगर। तो ये चूँकि मौजूद है वहाँ पे, तो सोनू इज़ अ सिंगर, ये क्वेश्चन है, इज़ सोनू अ सिंगर, क्यूरी ये असल में, तो उसकी आउटपुट हमें येस आई है। अगर ये ऐसा ना होता या ये वाली नॉलेज हमें वहाँ पे ना मौजूद होती, ये फैक्ट वहाँ पे मौजूद ना होता, तो हमारी आउटपुट नो आनी थी। बिल्कुल ऐसी जैसे नीचे क्यूरी नंबर 2 है कि ऑड नंबर 7। हालांकि पीछे एग्जांपल में हमने ऑड नंबर क्या यूज़ किया था? 5। तो इसकी आउटपुट हमें इस लिहाज से नो मिली। एडवांटेजेस हमारे पास लॉजिक प्रोग्रामिंग के या प्रोलॉग लैंग्वेज के। Easy to build database है, doesn't need a lot of programming effort. Pattern matching is easy. Search is a recursion based. It has built-in list handling. वो जनरल से एडवांटेजेस, आई डोंट थिंक इसे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है।
और डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि लिस्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोलॉग से ज़्यादा जो है वो डोमिनेट करती है विद रिस्पेक्ट टू आईओ फीचर्स। समटाइम्स इनपुट एंड आउटपुट इज़ नॉट ईजी इन प्रोलॉग लैंग्वेज। एप्लीकेशन इसकी जो है, सबसे पहले तो हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसे पैटर्न मैचिंग में यूज़ किया जाता है नेचुरल लैंग्वेज पार्स ट्रीज में। हॉर्न क्लॉज लॉजिक क्या होती है जी? हॉर्न इन मैथमेटिकल लॉजिक एंड logic programming, a horn clause is a logical formula of a particular rule form which gives it useful properties for use in logic programming and formal specification. मैथमेटिकल लॉजिक में ये लॉजिक प्रोग्रामिंग हॉर्न क्लॉज एक ऐसा लॉजिकल फार्मूला होता है किसी भी पर्टिकुलर रूल का, विच गिव्स इट यूजफुल प्रॉपर्टी, जो उसे कुछ खास प्रॉपर्टीज देता है ताकि उसे प्रोग्रामिंग लॉजिक प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जा सके। और ये एल्फ्रेड हॉर्न जो है ने जो है बनाया था और 1951 में। हॉर्न क्लॉज इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म, ये कुछ इस फॉर्म की स्टेटमेंट होती है जैसे नीचे आपके पास फॉर्मेट लिखा हुआ है A1 and A2 and A3 and so on to AN implies B, where AI are only allowed to be simple statements involving no connectives. Thus, there are no or connectives and no quantifiers in horn clauses. B is called the head of the clause and A1 to AN is the body of the clause. ये चीज़ स्टार्ट में जो है लॉजिक प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी एक्सप्लेन की थी। बी हमारे पास जो है वो किस क्लॉज का हेड है, इस पूरे रूल का, पूरे फैक्ट का, और A1 से AN तक हमारे पास क्लॉज की बॉडी है। In the horn clause, the number of AIs may be 0, in which case the horn clause has the form all implies B. Such a clause means that B is always true. In other words, B is an axiom and is usually written without the connective. Such clauses are sometimes also called facts. सिंपली आपने इसमें याद ये रखना है कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कि किस फॉर्म में लिखी जाती है। फॉर्मेट आपके सामने ये एग्जांपल की शक्ल में भी दिया है। सपोज x इज अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ y if x is the parent of someone who is the parent of y। इसी को प्रेडिकेट लॉजिक में अगर हम ट्रांसलेट करें, जो इस कोर्स के स्टार्ट में हमने पढ़ी थी प्रेडिकेट लॉजिक, तो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी जैसे आपके सामने जो लिखी हुई है ग्रैंड पेरेंट एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि x is the grandparent of y for all x for all y, there exists a z and parent of x and z and parent y z y। और इसी को अगर हम हॉर्न क्लॉज की शक्ल में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, ग्रैंड पेरेंट पैरेंथेसिस में x कॉमा y, इट मीन्स x इज अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ y। और नेक्स्ट हमारे पास है जी के x इज द पेरेंट ऑफ z एंड z इज द पेरेंट ऑफ y, और दोनों जो है किसके पेरेंट हैं, मतलब चाइल्ड है ग्रैंड पेरेंट के। Resolution says that if we have two horn clauses and we can match the head of the first horn clause with one of the statements in the body of the second clause, then the first clause can be used to replace its head in the second clause by its body। रेजोल्यूशन हम इसको यूँ कहते हैं कि अगर आपके पास दो हॉर्न क्लॉजेज हैं और आप एक क्लॉज का हेड दूसरे क्लॉज की बॉडी की किसी भी एक स्टेटमेंट के साथ आप मैच कर रहे हैं उसे, और ऐसे केस में उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं हेड को उसके क्लॉज के साथ। सिंबल्स की फॉर्म में अगर सपोज हमारे पास कोई हॉर्न क्लॉज इस तरह के ए इम्प्लाइज A1 टू AN, B इम्प्लाइज B1 टू BM एंड BI मैचेस A, इस तरह जो B की स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट ऊपर वाले क्लॉज के हेड के A के साथ मैच हो जाती है अगर, देन वी कैन इन्फर द क्लॉज एज, जिस तरह आपके सामने नीचे यहाँ पे शो की है, हम इस तरह से उसको इन्फर कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। The system attempts to apply resolution by matching one of the goals in the body of the headless clause with the head of a non-clause. If it then replaces the matched goal with the body of that clause, it's creating a new list of goals, which is it continues to modify in the same way. The new goals are called subgoals। ये पीछे यहाँ पे हमारे पास जो एक नई स्टेटमेंट बनी है, एक नया क्लॉज बना है, वो इन दोनों को मिलाकर बना है किस तरह से कि हमने इस बी की बॉडी में से कोई एक स्टेटमेंट मैच करेगी हमारे इस ए के हेड के साथ, तो हमने उसे यहाँ पर इस तरह से रिप्लेस कर दिया। इस केस में हमारे पास जो पूरा एक फैक्ट बनेगा, क्लॉज बनेगा, वो बिल्कुल न्यू होगा। इसके अंदर कुछ हमारे पास जो है न्यू हमारे पास गोल्स आएंगे
और उन न्यू गोल्स को हम सब गोल्स कहते हैं। If the system succeeds eventually in eliminating all goals, thus driving the empty horn clause, then the original statement has been proved. In symbols, if we have the goal A and the clause, then resolution replaces the original goal A with the sub goals. Unification to match statements that contain variables. ऐसी statements को match करना जिनमें variables हों. We must set the variables equal to terms so that the statements become identical and can be cancelled from both sides. हम अगर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स को मैच करना चाहें जिसमें वेरिएबल्स हों, हम क्या करते हैं मोस्टली, हम वी सेट द वेरिएबल्स इक्वल टू टर्म्स. हम वेरिएबल्स को उनकी टर्म्स के इक्वल रखते हैं और स्टेटमेंट्स को आइडेंटिकल बना देते हैं ताकि वो बोथ साइड से कैंसिल हो सकें. इस प्रोसेस को, इस पैटर्न मैचिंग के प्रोसेस को, जिसमें हम स्टेटमेंट्स को आइडेंटिकल बना के पैटर्न मैचिंग करते हैं, इसको यूनिफिकेशन कहते हैं. एंड द वेरिएबल्स दैट आर सेट इक्वल टू पैटर्न्स आर सेट टू बी इंस्टेंशिएटेड. Unification is a process by which variables are instantiated or allocated memory and assigned values so that patterns match during resolution. It is also the process of making two terms the same in some sense. आम जुबान में यूनिफिकेशन को हम यूँ कह सकते हैं कि दो टर्म्स को इकट्ठा करके एक जैसा बना देना, उसे यूनिफिकेशन कहते हैं. इसमें हम ऑपरेटर इक्वल टू का यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल क्यूरी हमारे पास ये कि मी इज इक्वल टू मी. यस, ऑब्वियसली मी इज इक्वल टू मी. मी इज नॉट इक्वल टू यू. मी यू के बराबर नहीं होता, इसलिए आउटपुट नो आएगी. अगर हम कहते हैं मी इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स हमें पता नहीं है कि क्योंकि वेरिएबल है, हमें नहीं पता कि क्या होता है, तो हम एक्स इज इक्वल टू मी जो है हम इसमें डिफाइन कर देते हैं कि एक्स जो है वो मी के बराबर है. तो हम फिर ये देखते हैं कि इफ़ ए ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए एक्स एंड एफ ऑफ वाई बी, इस क्यूरी का मतलब होगा कि एक्स की वैल्यू बी है, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें जिस तरह मैथमेटिक्स में होता है, एक्स की वैल्यू बी होगी और वाई की ए होगी. तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के बराबर नहीं है. इसी तरह एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए ऑफ बी के बराबर नहीं है. तो आम जनरल सी जो बातें हैं या एक्सप्रेशन हैं, उन्हें ही एक्सप्रेस किया गया है इन स्टेटमेंट्स और क्लॉजेस की फॉर्म में. प्रोलॉग के लिए यूनिफिकेशन का एल्गोरिथम. अ कांस्टेंट यूनिफाइज ओनली विद इटसेल्फ. कांस्टेंट हमेशा अपने आप से यूनिफाई होता है. जैसे मी इज इक्वल टू मी succeeds but me is equal to u fails. A variable that is uninstantiated unifies with anything and becomes instantiated to that thing. A structured term that is a function applied to arguments unifies with other term only if it has the same function name and the same number of arguments, and the arguments can be unified recursively. Suppose f of ax unifies with f of y of b by instantiating x is equal to b and y is equal to a. The number printed on the right hand side in this case indicates an internal memory location set aside for that variable. एक क्यूरी है सिंपल सी, एक्स इज इक्वल टू वाई. एक्स वाई के हमेशा बराबर तब होगा अगर दोनों की मेमोरी लोकेशन इंटरनल मेमोरी सेम है. जैसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स अंडरस्कोर 23 जो है उसकी इंटरनल मेमोरी है, तो दोनों की अगर होगी तो एक्स वाई के इक्वल होगा. एग्जांपल इसकी देख लेते हैं. हमारे पास रूल्स और फैक्ट्स हैं जिसमें यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं फैक्ट्स. जैसे लेग्स, इसका मतलब एक्स हैज़ 2 legs. Where mammal is x, arms, x has 2 arms. सबसे पहले तो रूल में उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं. क्या, पहले रूल में उसने कहा है कि लेग्स 2 हैं,
2 आर्म्स है, लेग्स 4 हैं और 0 आर्म्स है। मैमल को उसने कह दिया कि मैमल जो है वो हॉर्स है, रिलेशनशिप बता दिया कि यानी हॉर्स इज़ अ मैमल। और उसके बाद इसी क्यूरी को अगर हम यानी इस क्यूरी को हम इनमें ये सारी यूनिफिकेशन के रूल्स अगर लगाएं तो हमारे पास कुछ यूँ आउटपुट आएगी कि एक्स इज इक्वल टू हॉर्स, यानी एक्स इसमें किसकी बात, किस एनिमल, किस मैमल की बात हो रही है, हॉर्स की। हॉर्स जो कि एक मैमल है और जिसकी टोटल 4 टांगे हैं, जिसमें से 2 उसके आर्म्स हैं और 2 उसकी लेग्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और क्लॉज है जिसमें उसने हमें कुछ बताया है कि एंसेस्टर है जी एक्स वाई, पेरेंट है उसका एक्स जी और एंसेस्टर जी वाई। इन फैक्ट्स और रूल्स पे अगर हम क्यूरी को यूँ लगाएंगे एंसेस्टर एक्स बॉब, तो इसका मतलब ये है कि जी एक्स हमारे पास जो है वो बॉब है